नमस्कार दोस्तों, सीयूईटी टेस्ट प्रेप के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इन्वायरमेंटल साइंस की लेक्चर सीरीज में हम लेक्चर 9 में आज कैरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के बीच में हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करवाएँ और आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें वीडियोज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी दोस्त आपके होंगे, अगर वो सीयूईटी की तैयारी कर रहे होंगे तो उनकी भी कुछ हेल्प हो सकती है। और मुझे पता है कि आप जो है पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, और मैं यही प्रे करूँगा कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। आप लोग फाइटर हैं, आपको कॉलेज अच्छा मिलेगा। आप बस अपनी मेहनत लगातार करते रहिए, बस एकदम लगे रहिए, दिमाग में कोई कमजोरी मत लाइए। आप ये जान लीजिए कि आपसे कम कोई नहीं है, ठीक है। सो बस मैं यही कहूँगा। और चूंकि वीडियोज इसलिए नहीं आ पा रही कि मैं थोड़ा सा कुछ अचानक काम की वजह से बाहर आया हूँ, और वहाँ पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी और की प्रॉब्लम्स है, इसीलिए वीडियोस फ्रिक्वेंटली नहीं आ पा रही हैं। जैसे ही मैं फिर से पहुंचूंगा तो आपको वीडियोस फ्रिक्वेंटली मिलने लगेंगे। बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, कैरियर से रिलेटेड रिलेटेड या कोई कोर्स में या किसी चीज़ में, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। अभी कुछ डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं बाहर हूँ, ठीक है। सो तब चलिए आगे देखते हैं। हम कैरिंग कैपेसिटी के बारे में देखेंगे इसमें। तो कैरिंग कैपेसिटी कुछ नहीं होती है, बस सिंपली ये जान लीजिए कि आपका घर है, आपके घर में पिताजी हैं, वो 50,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि 50,000 से अंदर में जो भी घर की ज़रूरतें होंगी, अगर उसकी 50,000 के अंदर में होती हैं तो आपके पिताजी उसको आराम से कर सकते हैं। लेकिन 50,000 से ऊपर जैसे ही खर्चा जाएगा, 50, 60,000, 65,000, 70,000, आपके पिताजी वो सब चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे। तो यही है, आपके पिताजी की कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, 50,000 रुपये तक की हो गई। कोई भी खर्चे को या इकोनॉमिक कैरिंग कैपेसिटी हो गई। इसी तरह से इन्वायरमेंट पे भी लागू होता है, अर्थ पे भी लागू होता है, और जैसे किसी देश पे भी लागू होता है, जनसंख्या पे भी लागू होता है कि अर्थ पे, धरती पे जो जनसंख्या है वो कितनी तक धरती हम उस जनसंख्या को भोजन, पानी, हवा प्रोवाइड करा सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 बिलियन, मान लीजिए कि 500 करोड़ लोग इस धरती पे जो है, उनको जो अर्थ है, धरती है, वो खाना पीना, भोजन पानी, हवा सब प्रोवाइड करा सकती है, उनको जिला सकती है। पेड़ पौधे, एक दूसरे से जीव जंतु साथ में सही से रह सकते हैं। लेकिन 500 करोड़ से ज़्यादा ही जैसे ही जाएगा, फिर धरती को प्रॉब्लम होगी, अर्थ पे प्रॉब्लम होगी, इन्वायरमेंट पे प्रॉब्लम होगी। उससे क्या होगा, अब जाहिर सी बात है, इन्वायरमेंट और धरती, अर्थ पे प्रॉब्लम होगी तो वो उस प्रॉब्लम को ह्यूमन को भी फेस करने पड़ेगा, जीव जंतुओं को भी फेस करना पड़ेगा, पेड़ पौधों को भी फेस करना पड़ेगा। तो यही है कैरिंग कैपेसिटी। सो हम कहेंगे कि अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, 500 करोड़ लोगों की, ठीक है। 500 करोड़ तक पॉपुलेशन की हो गई कैरिंग कैपेसिटी। और कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कुछ भी नहीं होता, बस इतना ही होता है, ये समझ लीजिए। ये सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है भाई। बाकी डिफिनीशन मैंने यहाँ पे दे रखी है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी इज अप्लाइड टू मैक्सिमम पॉपुलेशन, ठीक है। एन एनवायरमेंट कैन सपोर्ट, ठीक है, इन इकोलॉजी, एग्रीकल्चर या फिशरी, किसी किसी भी डायमेंशन में कैरिंग कैपेसिटी यही होती है। जैसे मैंने पिताजी के आपका एग्जांपल दिया कि आपके पिताजी 50,000 तक के खर्चे उठा सकते हैं, ये इकोनॉमिक कैरिंग कैपेसिटी हो गई आपके पिताजी की। अब मान लीजिए कि आपके घर में 3 कमरे हैं, तो उसमें मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं, एक लिमिट होगी। ऐसा तो नहीं कि 1,000 लोग आ सकते हैं। तो जितनी भी आपके घर में मैक्सिमम लोग, तो वो क्या, स्पेस की कैरिंग कैपेसिटी हो गई। इसी तरह इन्वायरमेंट की भी हो गई कि अब जैसे अर्थ का मैंने बताया कि 500 करोड़ तक लोग रह सकते हैं, यानी कि धरती की कैपेसिटी कितना हो गई, कितने लोगों के पालने की, 500 करोड़ की ह्यूमन की पालने की कैपेसिटी हो गई, ठीक है, भोजन पानी देने की। तो ये हर डायमेंशन में होता है, वो इकोलॉजी इन्वायरमेंट में हो, या इकोनॉमी में हो, या एग्रीकल्चर में हो, या फिशरीज में। तो कैरिंग कैपेसिटी का जो दायरा है, वो हर डायरेक्शन में होता है, इन मतलब किसी भी फील्ड में हो सकता है, ठीक है। सो ये, तो कैरिंग कैपेसिटी डिफाइंड एज द इन्वायरमेंट मैक्सिमम लोड इन द इफेक्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी एंड पॉपुलेशन डायनेमिक्स इज मॉडल विद लॉजिस्टिक फंक्शन। लॉजिस्टिक फंक्शन के बारे में मैं आगे बताऊंगा, एक दो वीडियो में वो आपको आ जाएगा, इसका कंसेप्ट अगले वीडियो में या अगले वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि लॉजिस्टिक फंक्शन, एक्चुअली में लॉजिस्टिक फंक्शन जो होता है ना, जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, वो मतलब कि एक्सपोनेंशियल नहीं होती है, अचानक बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो मैनेजेबल ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की एक तरह से। तो
उसी को ही आप समझिए कि लॉजिस्टिक फंक्शन कहते हैं। आगे और क्लियर हो जाएगा कि लॉजिस्टिक फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज स्पेसीज एवरेज पॉपुलेशन साइज इन अ पर्टिकुलर हैबिटाट, मतलब एरिया हो गया, ठीक। द स्पेसीज पॉपुलेशन इज लिमिटेड बाई, कैसे लिमिटेड हो जाता है, किसी की पॉपुलेशन कैसे लिमिटेड होती है कि भाई वहाँ पे एडिक्वेट फूड है, शेल्टर है, वाटर है, मेट्स है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे ये सब चीज़ें सही से मिलेंगी वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, और जहाँ पे इनकी इन सब चीज़ों में कमी होगी वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी कम होगी, ठीक। ये है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अब रेगिस्तान है, वहाँ पे कम लोग होंगे, और एक प्लेन है जैसे कि पूरा नॉर्थ इंडिया का या इंडिया का ही देख लीजिए, इंडिया की पॉपुलेशन में या अफगानिस्तान की पॉपुलेशन में या जो रेगिस्तान वाले इलाके हैं उनकी पॉपुलेशन में अंतर होता है, क्योंकि इंडिया में सब कुछ है, ठीक है। अपना देश सब कुछ है, सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आप अगर आज भी देखें तो सोने की चिड़िया ही है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि कोहिनूर यहाँ से ले जाके ब्रिटेन वाले, और वहां पे जानते हैं क्या करते हैं, वो म्यूजियम में रखे हैं उस कोहिनूर को। आपके देश का कोहिनूर म्यूजियम में रखा गया है, और उससे जो ब्रिटेन की करेंसी है उसमें 5 स्टर्लिन चार्ज करते हैं। 5 स्टर्लिन का मतलब समझ रहे हैं आप, करीब करीब आज के डेट में 100 रुपया हो गया। उसको दिखाने के लिए दूसरों से 500 रुपया हो गया, सॉरी 500 रुपया हो गया कोहिनूर को दिखाने के लिए। और कितने इंडियंस जाके वहां पे कोहिनूर देख रहे हैं, समझ लीजिए अपने देश का वो 500 रुपया कमा रहे हैं, चुरा के लेके गए। तो ये समझ लीजिए अपने देश की कीमत को पहचानिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए, और अपना उत्थान करिए, ये अपने बारे में अच्छे से पढ़ाई करिए, और अपना अपने देश का नाम रोशन करिए, ठीक है। आपको ये चीजें समझनी होंगी। अपने देश में सब कुछ था, अपने देश की चीजों को बदनाम किया जाता है बाहर, और कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए। तो चलिए कोई नहीं, आप समझदार हैं, मुझे पता है आप सब समझते हैं कि अपने देश की वैल्यू क्या है, ठीक है। चलिए, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, एक्चुअली में डायनेमिक होती है। जाहिर सी बात है कि कैरिंग कैपेसिटी डायनेमिक इन द सेंस कि ये चेंज होती है, किसी भी एरिया की कैरिंग कैपेसिटी हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे कि यूक्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं। आज यूक्रेन में कम पॉपुलेशन रह रही होगी, लेकिन जब युद्ध नहीं शुरू हुआ था तो वहां पे अच्छी पॉपुलेशन रहती थी। तो क्या हुआ, अब वहां पे पॉपुलेशन कम हो गई ना, तो चेंज हुआ। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि लोग यहाँ से वहाँ मूव करते हैं, तो अब जिस एरिया से ज़्यादा लोग जाके दूसरे एरिया में बस रहे हैं, जैसे दिल्ली में लोग गांव से ज़्यादा बस रहे हैं जाके, तो दिल्ली में क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही जनसंख्या, तो वहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी तो चूंकि कैरिंग कैपेसिटी तो हर एरिया की एक तरह से अब वहाँ पे क्या हो गया, अब बारिश का मौसम है, तो जैसे कि जंगलों में देख लीजिए, बारिश में ज़्यादा पेड़ पौधों को पानी और ये सब चीज़ें मिलती है, तो वहाँ पे पेड़ पौधे घास फूस ज़्यादा आ जाती हैं। जो भी कीट पतंगे हैं, जीव जंतु हैं, वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब क्या, और चूंकि के वो ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि जो अर्थ है, इन्वायरमेंट है, वो उसको सपोर्ट करता है, यानी कि बढ़ाता है। तो ये क्या है, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। अब यही जब गर्मी का मौसम आता है तो सब चीजें सूखने लगती हैं चीजें, तो वहां से लोग जानवर जीव जंतु ये सब पलायन कर जाते हैं, दूसरे जगह पे चले जाते हैं, तो वहां की कैरिंग कैपेसिटी इसका मतलब घट गई होगी, ठीक है। तो ये है, इसीलिए कैरिंग कैपेसिटी चेंज होती रहती है। अब कैरिंग कैपेसिटी का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक, ये बस जान लीजिए, पूछ सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि कैरिंग कैपेसिटी जो इसको के से डिनोट करते हैं, उसमें क्या आर आर इंटू ये गुड़ा है, ठीक है, आर गुड़ा आर इंटू एन गुड़े इंटू वन माइनस एन इंटू इंटू क्या होगा, इंटू क्या होगा, डिवाइड बाई सीपी होगा, ठीक है, सीपी होगा, ठीक है। अब इनका मतलब हम देख लेते हैं। के क्यों क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। के मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी, ठीक। आर मतलब रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन का सिंपल मतलब होगा कि आज जनसंख्या 1,000 है, तो वो अगले साल तक मतलब कि मान लीजिए कि 2.5 से बढ़ेगी, ठीक है, 2.5% से बढ़ेगी, यानी कि जनसंख्या 2.5% से हर साल बढ़ रही है, उसी को रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बोलेंगे। एन मतलब कि करेंट पॉपुलेशन साइज हो गई, और सी पी मतलब चेंज इन द पॉपुलेशन साइज। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि सन 2002 में जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ थी, तो सन 2020 में पॉपुलेशन 5 करोड़ हो गई। इसका मतलब चेंज कितना हुआ, 4 करोड़ का चेंज हुआ, ठीक है। तो यही है, तो ये हो गया कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला, ठीक। इसको आप याद कर लीजिएगा। द कैरिंग कैपेसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन रिसोर्सेज। कैरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंडेंट होता है, फूड वाटर शेल्टर, ये सब पे बेसिकली ज्यादा डिपेंडेंट होता है, ठीक। आपको मैं पहले समझा चुका हूं, ठीक है। देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन,
क्या पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन स्पेसीज कैरिंग कैपेसिटी एंड पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। और पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम के क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ डेथ इक्वल टू द नंबर ऑफ बर्थ। अब मतलब कि अगर नंबर ऑफ डेथ एंड नंबर ऑफ बर्थ जो है इक्वल हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता रहेगा। ये नहीं कि अचानक से पॉपुलेशन बढ़ जाएगा या अचानक से पॉपुलेशन घट जाएगा। हम अगर हमको पता है कि पॉपुलेशन 100 लोग डेथ हो रही तो 100 लोग बढ़ रहे हैं, 100 लोग डेथ हो रही तो 100 लोग बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि पॉपुलेशन एक कांस्टेंट रेट से पर्टिकुलर आगे बढ़ता रहेगा। वो न कि बहुत तेज ज़्यादा पॉपुलेशन में वृद्धि होगी, न कि पॉपुलेशन में बहुत कम की कमी हो जाएगी अचानक से। वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता रहेगा। और उसी को क्या कहते हैं ना, जब डेथ और जो बर्थ है वो इक्वल हो जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में पहुंच गई, इक्विलिब्रियम में पहुंच गई। ठीक, इक्विलिब्रियम में पहुंच गई। और इसका संबंध क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी से होता है। ठीक है, तो कैरिंग कैपेसिटी क्या कहती है कि कैरिंग कैपेसिटी इक्वल टू द पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम, देयर इज नो पॉपुलेशन ग्रोथ आर डिक्लाइन। जाहिर सी बात है कि जब पॉपुलेशन में जितने लोग की डेथ हो रही है उतने लोगों की बर्थ हो रही है तो न पॉपुलेशन बढ़ेगी न पॉपुलेशन घटेगी। तो यही इसीलिए कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो पॉपुलेशन के इक्विलिब्रियम के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन न बढ़ रही है न घट रही है, बराबर ही है। डेथ और बर्थ जो है बराबर जब हो जाती है पॉपुलेशन की किसी भी एरिया में, तो वहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी की इक्विलिब्रियम में बराबर हो जाता है। उसी कैरिंग कैपेसिटी हो गई, ये समझ लीजिए कि ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज नॉट स्टैटिक, को पहले बता चुका हूँ, डायनेमिक होता है। इट कैन चेंज ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज। बिफोर पॉपुलेशन रीचेज कैरिंग कैपेसिटी इट एक्सपीरियंसेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जाहिर सी बात है कि जब डेथ और बर्थ इक्वल नहीं है, यानी कि बर्थ जो है बहुत ज़्यादा है, डेथ कम है, या डेथ भी ज़्यादा है बर्थ भी ज़्यादा है, लेकिन बर्थ और ज़्यादा है तो पॉपुलेशन और तेज़ी से बढ़ती है। तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, पॉपुलेशन अचानक ऐसे बढ़ती है, एक्सपोनेंशियल बढ़ती है। ठीक है, इस साल 100 है तो अगले साल 1000 बढ़ेगी, उसके साल अगले साल 10,000 बढ़ेगी, उसके अगले साल हो सकता है कि 1 लाख बढ़ जाए। तो ये जो इंक्रीज है ना, इसी को एक्सपोनेंशियल कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में आती जाती है। ऐसा नहीं कि हर साल जो है कि केवल लोग पैदा होते रहेंगे, मरेंगे नहीं, या डेथ जो बर्थ रेट है मरने से छोड़िए, अगर मेडिकल फैसिलिटी ये सब चीज़ें सही होंगी जो मैं पहले पिछले के लेक्चर में बता चुका हूँ, तो उसका अगर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होगी तो डेथ रेट कम होगी। ठीक है, और लोगों की इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है बढ़ेगा, तो बर्थ रेट भी अचानक से कम होने लगती है। तो इससे क्या होगा, बर्थ रेट और डेथ रेट एक समय ऐसा आएगा कि दोनों बराबर ही बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, पॉपुलेशन को स्थिर कर देगा। ठीक, तो इसी को ही कहते हैं कि वो एक्सपोनेंशियल पहले बढ़ेगी फिर बाद में कम हो जाएगी। ठीक है, तो विच व्हेन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट continue to increase, exponential growth does not have limiting factor of resources। इसमें जहाँ पे भी आप जान लीजिए कि जिस एरिया में अगर पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे रिसोर्सेज की कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो कैरिंग कैपेसिटी का ग्राफ है, ऑन ए कैरिंग कैपेसिटी ग्राफ, ठीक, विच रिफ्लेक्ट टाइम एंड पॉपुलेशन, क्या करता है, कैरिंग कैपेसिटी का जो ग्राफ है टाइम और पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में बनाया गया है। द कैरिंग कैपेसिटी कैन बी फाउंड इंक्रीजिंग टाइम नो लॉन्गर रिजल्ट इन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। व्हाट इट मीन दैट व्हेन द कैरिंग कैपेसिटी इज रीच्ड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीजेज। जो एक कैरिंग कैपेसिटी का ग्राफ ये कहता है ना कि एक समय तक पॉपुलेशन ना बढ़ती रहेगी। जब ग्राफ बनाएंगे पॉपुलेशन और टाइम का, मान लीजिए कि इधर टाइम है इधर पॉपुलेशन है, तो जब ग्राफ बनेगा ना तो एक समय क्या है, एक समय जो है पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती रहेगी ऐसे बढ़ती रहेगी, लेकिन एक समय आएगा कि पॉपुलेशन बढ़ना कम हो जाएगा, रुक जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितना लोग की बर्थ हो रहा है उतना ही डेथ हो रहा है, तो पॉपुलेशन कांस्टेंट यहाँ पे एक तो ये है, ये कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है एक तरह से। जो ये जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी वहां से जहाँ पे बराबर स्थिर होकर पॉपुलेशन जाने लगेगी, वो क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी का ग्राफ होता है। ठीक है, और वहां से पॉपुलेशन क्या होती है, डिक्रीज करने लगती है। ठीक, तो ये होता है कैरिंग कैपेसिटी ग्राफ में। यहाँ पे देखिए जैसे कि अब इसमें भी जैसे मैंने बताया ना कि कैरिंग कैपेसिटी का जो ग्राफ है लॉजिस्टिक ग्राफ से रिलेटेड होता है, ये लॉजिस्टिक ग्राफ है उससे रिलेटेड होता है। ठीक,
लॉजिस्टिक ग्राफ से, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पहले होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, घटने लगता है, जो जन्म दर है घटने लगती है। तो अब देखिए, यहाँ से समझिएगा, यहाँ से समझना है आपको कि ये पॉपुलेशन है, ठीक, ये टाइम है, कि टाइम मतलब कि मान लीजिए कि ये 1 साल है, ये 2 साल है, ये 3 साल है, ये 4 साल है, ये 5 साल है, ये 6 साल, इस तरह से हम ले लेते हैं। ये पॉपुलेशन है, यहाँ पे मान लीजिए कि 10 लोग हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि 100 हो गई, सीधे 10 गुना पॉपुलेशन हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, 1,000 हो गई पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या हो गई, 10,000 हो गई पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई, 1 लाख हो गई पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन यहाँ पे क्या हो गई कि 10 लाख हो गई पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन ऐसे इंक्रीज कर रही है, तो एक्सपोनेंशियली तो बढ़ रही है कि भाई 10 गुना बढ़ गई, सीधे 10 से 100 हो गई, फिर 100 से सीधे 10 गुना बढ़ गई, 1,000 हो गई, तो इस तरह से बढ़ रही है पॉपुलेशन। हाँ, लेकिन एक समय ऐसा आया कि पॉपुलेशन बढ़ना बंद हो गई, वो रुक गई, कांस्टेंट हो गई। तो पहले तो क्या हुआ, पहले वो एक्सपोनेंशियल, ये देखिए नीला वाला जो लाइन है ना, ये नीली वाली जो लाइन है, ये एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन शुरू में बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो गई, अब यहाँ से घटना शुरू हो गई पॉपुलेशन। तो ये वाला जो रेड वाला है, ये लॉजिस्टिक फंक्शन है, लॉजिस्टिक फंक्शन है, इसको इसी को लॉजिस्टिक फंक्शन कहते हैं। और जो कैरिंग कैपेसिटी होती है ना, इसी पे रिलेटेड होती है, इससे रिलेशन होता है इसका। तो और ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे आके क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रुक गई और पॉपुलेशन यहाँ से घटने लगी। ठीक, तो ये कैरिंग कैपेसिटी, ये पॉइंट जो हो गया, इस पॉइंट पे कैरिंग कैपेसिटी इसी को कहते हैं। ठीक, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब कैरिंग कैपेसिटी में कुछ कंसेप्ट होते हैं जी, तो उसमें एक कंसेप्ट ये है कि रेंज का कंसेप्ट होता है। रेंज मतलब कि मान लीजिए कि कोई भी स्पीसीज है, जैसे कि टाइगर है या हिरन है या एलिफेंट है, उसकी कैरिंग, उस जंगल में हमको हिरन की कैरिंग कैपेसिटी जाननी कि कितना उस जंगल में हिरन या टाइगर या हाथी या कोई भी जीव जंतु सपोर्ट कर सकता है वो जंगल, उसको अगर जानना हो तो हमको रेंज को जानना जरूरी होगा। रेंज का मतलब ये हो गया कि शुरुआत से लेके लास्ट तक वो जंगल कितना दूर में फैला हुआ है, उसकी जैसे कि लेंथ ही समझ लीजिए कि 5 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में। तो एक शुरुआत से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, तो ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसी को रेंज बोलेंगे, उस जंगल का, उस फॉरेस्ट का। तो दिस इज द रेंज ऑफ द फॉरेस्ट विच डिटरमाइन द कैरिंग कैपेसिटी फॉर elephant or tiger or any even human, any species. Okay, so हम रेंज से ही ये बता सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर जो जंगल है या फॉरेस्ट है अगर बड़ा होगा तो उसमें ज्यादा जीव जंतु रह सकते हैं। मान लीजिए कि हिरन कहीं के हम कहें कि इस जंगल में, ये जंगल जो है, ये फॉरेस्ट कितना हिरन या कितना लायन या टाइगर या एलिफेंट को सपोर्ट कर सकता है, तो वो उस जंगल में वो जितना बड़ा होगा, लार्ज होगा, फॉरेस्ट लार्ज साइज में होगा, तो वो ज्यादा हिरन या एलिफेंट या टाइगर को सपोर्ट करेगा। तो जो हमारी जितना जो लंबाई चौड़ाई या जो भी है ना, उसी को रेंज कहते हैं एक तरह से। ठीक, तो अब देख लेते हैं, ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, व्हेन डिस्कसिंग ए पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी, द रेंज पर्टेन टू द फिजिकल बाउंड्री दैट इनकम्पासेस अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। फिजिकल बाउंड्री हो गया ना, जैसे कि हमने कह दिया कि 5 किलोमीटर तक है वो जंगल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये रेंज क्रिएट कर दिया ना, ये रेंज है, एक छोरी है, एक छोरे है, तो ये बीच का हुआ पूरा रेंज हो गया। जैसे हमने कहा कि 1 से लेके 10 तक का नंबर है, इसका रेंज क्या हो गया, तो एक पहला स्टार्टिंग पॉइंट है, 10 लार्ज एंड पॉइंट है, तो ये 1 और 10 क्या हो गए, रेंज हो गए। तो उसी तरह से रेंज हो गया, इसी को रेंज कहते हैं। अब उसी की मान लीजिए कैरिंग कैपेसिटी पता करनी है, तो उससे ही पता चल रही थी, जितना ही ज्यादा रेंज होगी उसकी कैरिंग कैपेसिटी फॉरेस्ट की उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, अब वो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी बाउंड्री होती है ना फॉरेस्ट की, उसी को रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट और द रेंज ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, रेंज क्या होता है, अब रेंज क्या होता है, ये इस लाइन में एक तरह से डेफिनेशन है, आप देख लीजिए कि रेंज इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग कैरिंग कैपेसिटी बिकॉज इट डायरेक्टली रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक ये एक्चुअली में डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन इधर है, एक तरह से इन दोनों में है। और ये रेंज की मतलब बता रहा है कि रेंज का यूज क्या होता है, कि ज्यादा से ज्यादा रेंज होगी, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट होगा, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा जीव जंतु को सपोर्ट करेगा। ठीक है, जनरली स्पीकिंग द लार्जर द रेंज द मोर न्यूट्रिएंट अवेलेबल। ठीक,
अब इसमें क्या है कि कैरिंग कैपेसिटी में एक पैटर्न होता है, डिस्पर्सन पैटर्न होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो डिस्पर्सन पैटर्न क्या होता है, डिस्पर्सन पैटर्न के बारे में कि वो बेसिकली इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रेंज, वो यही बताता है कि डिस्पर्सन पैटर्न मतलब कि भाई मान लीजिए कि फॉरेस्ट है तो उसमें कुछ एरिया होगा ना कि वहाँ पे टाइगर ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अब वहाँ पे टाइगर होंगे, जाहिर सी बात है हिरन तो वहाँ पे आएंगे नहीं, ठीक है। एलिफेंट होंगी कहीं, किसी एरिया में क्या नाम है कि स्नेक भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, किसी एरिया में पक्षी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये सब है। तो ये जो फैलाव होता है ना किसी भी जीव जंतु का, तो उसको ही क्या कहते हैं, वो पैटर्न बनाता है, एक पैटर्न बनाता है, उस पैटर्न को डिस्पर्सन पैटर्न कहते हैं। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है, जैसे टाइगर है, वो कैसे ही उस पूरे जंगल में फैला हुआ है, वो जो एक पैटर्न बना रहा है उसको ही हम डिस्पर्सन पैटर्न कहते हैं, उस पॉपुलेशन का, उस स्पेसीज का, ठीक। तो दिस पैटर्न टिपिकली डिपेंडेंट अपॉन द रिसोर्सेज, जाहिर सी बात है कि जहाँ पे टाइगर को उसके खाने पीने की, उसकी शिकार करने की अगर वो मिल रही है, रिसोर्स अवेलेबल है, रिसोर्स इन द सेंस कि टाइगर जिसका जिसका शिकार करके अपना भोजन बना सकता है, खा सकता है, तो अगर वहाँ पे अवेलेबल तो वो टाइगर वहाँ पे रहना पसंद करेगा। ऐसा ना कि ऐसा जगह जहाँ पे कोई जीव जंतु ही ना हो, टाइगर तो वहाँ पे रहेगा नहीं, ठीक। तो ये यही होता है कि जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स होंगे ना, अब पौधे पक्षी ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे उनके दाना चुगने के लिए या उनके खाने पीने की चीजें, पानी अवेलेबल होगा ज्यादा से ज्यादा। तो जहाँ पे कम अवेलेबल होगा तो वहाँ पे कम रहेंगे जीव जंतु, और जहाँ पे ज्यादा होगा वहाँ पे ज्यादा रहेंगे। तो ये जो पैटर्न एक बन रहा है, इसी पैटर्न को डिस्पर्सन पैटर्न कहते हैं। और वो रिसोर्स पे डिपेंडेंट करेगा ही। ऑर्गेनिज्म विल क्राउड नियर रिसोर्सेज, जहाँ पे रिसोर्स होगा वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवल के लिए रुकेंगे, ठीक। अब ये डिस्पर्सन पैटर्न एक तरह से तीन तरह का होता है, यूनिफॉर्म होता है, क्लम्प्ड होता है और रैंडम होता है, ठीक है। इनका सिंपल सा मतलब है कि यूनिफॉर्म का मतलब कि थ्रू आउट, जो मान लीजिए एक फॉरेस्ट एरिया को ही ले लीजिए, तो जो पॉपुलेशन है ना, टाइगर का ले लीजिए या हिरन का ले लीजिए, एलिफेंट का लीजिए या कोई भी जीव जंतु का लीजिए, वो थ्रू आउट जो फॉरेस्ट है उसमें ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे पूरा टाइगर होंगे, वो हर एरिया में फैले होंगे बराबर मात्रा में। इसी को कहते हैं डिस्पर्सन पैटर्न जो है यूनिफॉर्म है, ठीक। यूनिफॉर्म डिस्पर्सन पैटर्न अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू द इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इसका इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का क्या मतलब है कि मेंबर ऑफ द सेम स्पेसीज मस्ट compete अगेंस्ट वन अनदर फॉर नेसेसरी रिसोर्सेज। और जाहिर सी बात है कि अगर रिसोर्सेज हैं, खाने पीने की चीजें हैं, तो अगर मान लीजिए कि टाइगर ही है, ठीक है, वहां पे 10 हिरन है, 2 टाइगर हैं या 3 टाइगर हैं या 4 टाइगर हैं उस एरिया में, तो वो हिरन को सभी सब भोजन तो चारों टाइगर को करना है, पांचों टाइगर को करना है। तो भाई वो जो हिरन होगा उस सबको, सभी टाइगर चाहेंगे कि नहीं इस हिरन को मैं पकड़ लूं, इस हिरन को मैं पकड़ लूं खाने के लिए, ठीक। तो यही हो गया कि जो टाइगर है, यानी कि जो जीव, एक पर्टिकुलर जीव जंतु है, वो अपने खाने पीने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है। जो एक टाइगर है वो दूसरे टाइगर से कंपटीशन कर रहा है कि भाई नहीं 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 नहीं, ये जो टाइगर साहब हैं, ठीक है, ये 2 टाइगर हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक ही हिरन है, एक हिरन है, हाँ, उससे कह रहा है कि ये सोच रहा है कि मैं पकड़ लूं, ये सोच रहा है कि मैं पकड़ लूं खाने के लिए, दोनों भूखे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, एक दूसरे के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन। ये इंट्रा कंपटीशन है, इसी को क्या कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। इंट्रा मतलब कि एक ही जाति के लोगों में, एक ही प्रजाति में, ठीक है। जैसे इंसान हो गए, आज कंपटीशन चारों ओर पड़ रहा है, जैसे आप ड्यू में या बीएचयू में या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन आप भी 12th पास हैं, दूसरा बच्चा भी 12th पास है, वो भी ह्यूमन रेस से आता है, आप भी हैं, आप कंपटीशन कर रहे हैं ना एक दूसरे से। तो ये जो ह्यूमन के बीच का कंपटीशन हो गया आपका, ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया, इसी को कहते हैं, ठीक। अब मैंने एग्जांपल वैसे बता दिया है टाइगर का या ह्यूमन का, आपका कंपटीशन का भी बता दिए। यहाँ पे एक ये है, इसको भी देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इवेनली प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि बात, जैसे एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक ये जो उनकी प्लेसिंग होती है ना, जो जीव जंतु ये रहते हैं, ये बराबर उसमें स्पेस ऑक्युपाई रहते हैं, पूरा थ्रू आउट टेरिटरी में बराबर मात्रा में रहते हैं। ये नहीं कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेंगे, वो इस तरह से मिलेंगे। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्पर्सल, ठीक, यूनिफॉर्म डिस्पर्सल कहते हैं, ठीक।
अब क्लम्प डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? क्लम्प डिस्पर्सन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्पेसीज है, कोई है, वो क्या करती है कि एक ही जगह क्लस्टर बना के रहती है। ठीक है, जैसे जैसे कि हिरन और ये सब चीजें होती है ना, ये क्लस्टर में एक तरह से झुंड में रहती है, जैसे हाथी हैं वो झुंड में रहती हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं झुंड में रहती हैं, उसी को कहते हैं कि क्लम्प्ड रहती हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। इसका एक रीजन क्या होता है कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी रहती है, तो एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं कि ताकि एक दूसरे का हेल्प करके अपने जीवन को सरवाइव कर सकें। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, ऐसे जैसे कि जो बीटल होता है, वो लकड़ी जहाँ सड़ रही होती है ना, वहां पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, झुंड में पाए जाते हैं, और जगह कम पाए जाएंगे। और मैंने जैसे ने एलिफेंट का भी एग्जांपल बताया, तो वही है। तो ये जो है कि ये बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बिहेवियर होता है एक्चुअली में। जैसे एलिफेंट का बिहेवियर होता है कि वो किससे रहती है, वो झुंड में रहती हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये रिप्रोडक्टिविटी लिमिट के कारण भी होता है। और कुछ प्लांट्स होते हैं वो एग्जैक्ट एरिया में ही पाए जाते हैं। तो एक्चुअली में कुल मिला के आप समझिए कि कोई भी जीव जंतु या कोई भी पेड़ पौधा है ना, अगर वो कहीं झुंड में मिल रहा है, तो वही उसका डिस्पर्स, इस तरह के डिस्पर्सन को क्लम्प डिस्पर्सन कहते हैं। ठीक, रैंडम का मतलब कि रैंडमली कहीं मिल जाएगा, इसलिए उसको मैंने डिस्कस नहीं किया है इतना। रैंडम मतलब कि रैंडम कहीं भी पाया जाए, एक यहाँ पाया गया तो एक 10 किलोमीटर के दूर है, एक 20 किलोमीटर दूर है, तो इस तरह की चीजें रैंडम हो गई। ठीक, अब एक कंसेप्ट आप आता है, अगला कंसेप्ट क्या, ओवर पॉपुलेशन एंड शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया कि पॉपुलेशन, आपको पता ही है आजकल पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ रही है, तो अब पॉपुलेशन बहुत तेज इंक्रीज हो रही है, तो ये कंसर्न की बात हो गई। क्योंकि जाहिर सी बात है, कैरिंग कैपेसिटी अर्थ की एक क्या है, लिमिटेड है ना। तो अब वो ऐसा तो नहीं है कि आप पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, अर्थ पे उतना ही खाने पीने की चीजें, एयर, पानी मिलता रहेगा बराबर मात्रा में, उसकी कमी होने लगेगी। तो ये मेजर कंसर्न है पॉपुलेशन ग्रोथ का। उसको क्या कहते हैं, ओवर पॉपुलेशन। मतलब कि किसी एरिया में, और मान लीजिए कि अब जो एक कैरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड चीज है कि ओवर पॉपुलेशन का मतलब कि वो वहां पे मान लीजिए कि कुछ 1,000 लोगों के रहने के लिए जगह है, अब वहां पे क्या हो गया, 1,500 लोग हो गए, तो ये ओवर पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं है, सिंपल सा यही मतलब होता है कि when the number of individual of a species exceed a certain threshold, जैसे मैंने बताया ना कि 1,000 किसी पर्टिकुलर प्लेस की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कि वहां पे इतने लोग रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा क्या हो गया, 1,500 हो गए पॉपुलेशन, तो ये 500 जो बचे, ये 500 जो बढ़े हैं, ये क्या हो गए, ओवर पॉपुलेशन हो गए, ओवर पॉपुलेशन हो गया। तो इसी को कहते हैं कि ये ओवर पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, किसी थ्रेशोल्ड क्या था कि 1,000 था, 1,000 से ऊपर नहीं जा सकते थे, अब बढ़ गया 1,500 हो गया, तो ये थ्रेशोल्ड को क्या किया, क्रॉस कर गया। तो जब क्रॉस कर जाता है ना, तो वो क्या एरिया, क्या ओवर पॉपुलेटेड एरिया कही जाती है। ठीक, अब एक्सीड क्यों करता है कि थ्रेशोल्ड that is exceeded is the carrying capacity which is the maximum population size of resources can ecosystem can support indefinitely। carrying capacity को मैंने आपको बताया कि एक ऐसी पॉपुलेशन को जो उस एरिया में सस्टेन कर सके हमेशा के लिए, लेकिन जैसे ही वो कैरिंग कैपेसिटी का एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा, तो वो क्या आ जाएगा, ओवर पॉपुलेटेड एरिया हो जाएगी, और वहां पर रिसोर्सेज की आने वाले फ्यूचर में कमी होने लगेगी। क्योंकि रिसोर्स तो 1,000 लोगों के लिए पैदा हो रहा है, हाँ, लेकिन फूड अवेलेबल है 1,000 लोगों के लिए, शेल्टर 1,000 लोगों के लिए, अब वो 1,500 लोग हो गए, तो जाहिर सी बात है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा। ठीक, तो when the human population is below the carrying capacity, there there are more than enough resources available for all individual to survive without depleting the availability of resources। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ सिंपली। मैं ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मोर एंड मोर लिमिटेड हो जाता, मोर पीपल उसी रिसोर्स पे अगर रिलाई करते हैं, एक ही तरह के रिसोर्स पे, तो ठीक। If the human population was exceed their carrying capacity, the rate of resource depletion would increase rapidly। जाहिर सी बात है कि अब कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर अगर पॉपुलेशन चली जाएगी किसी एरिया की, तो रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, फूड जो अवेलेबल है, वो जल्दी से और तेजी से खत्म होता जाएगा। दिस वुड लीड टू इनएबिलिटी टू प्रोवाइड बेसिक रिसोर्सेज सच एज शेल्टर, फूड एंड मेडिकल केयर, विच कुड लीड टू इंक्रीज कंपटीशन फॉर रिसोर्स एंड
इंक्रीज मोर्टेलिटी। ठीक, अब क्या है कि एक तो ओवर पॉपुलेशन था, ठीक है, तो ओवर कंजप्शन भी हो गया या एंड उसके कारण क्या है कि पूरे देश में एक दूसरे में, इवन देश के अंदर और एक दूसरे देश में एक दूसरे में भी कंपटीशन लगा हुआ है कंजम्पशन का। ठीक है, तो कंजम्पशन का सिंपल सा मतलब जैसे कि आप आपको जरूरत है, आप खाना खाते हो, खाना छोड़ देते हो। आज देश में, पूरे वर्ल्ड में एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है खाना, फूड वेस्टेज का। कहीं पे फूड मिलता ही नहीं है, और आप मैक्सिमम लोग आप अपने घरों में ही देखते हो कि वो ले लिए, 4 रोटी ले लिया, अब पता चला कि वो 2 ही रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी तो बर्बाद हो गई, जूठा हो गया। दूसरा, मैं हो सकता है कि नहीं खाए घर में, कोई लोग माँ बाप होते हैं तो खा लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा खाएंगे वो जूठाई। ये भी हो सकता है कि वो कहाँ चला जाए, वो उसको फेंकने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, कि क्योंकि वो यूज नहीं हुआ, तो वो जो 2 रोटी यूज नहीं हुई ना, ओवर कंजम्पशन है। हमारी रिक्वायरमेंट 2 रोटी की थी, हमने 4 रोटी ले लिया और 2 को फेंक दिया, 2 को खा लिया। एक और दुनिया भूखमरी से मर रही है, भीख मांग रहे हैं लोग खाने के लिए, और कुछ लोग हैं कि बर्बाद कर रहे हैं इस तरह से। कुल मिला के ओवर ओवर कंजम्पशन का यही मतलब है कि एक तरह से रिसोर्सेज की बर्बादी। ठीक है, रिसोर्सेज की बर्बादी हो रही है, और कुछ नहीं है। ये पूरे ह्यूमन रेस को, ह्यूमन पॉपुलेशन को डेंजर में डाल रही है, क्योंकि हमारी अर्थ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है और उसको हम जरूरत के हिसाब से ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, यही हो गया ओवर कंजम्पशन। जैसे मैं सिंपल सा बता दूं कि आज जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स आई है, क्लाइमेट चेंज में मैं सिंपल आप बताऊं कि इंडिया का एक आदमी, अगर इंडिया में, इंडिया का एक आदमी, वो इंडिया का एक आदमी ना, अगर 1 ग्राम जो है 1 ग्राम CO2 इन्वायरमेंट में उत्सर्जित करता है, ठीक है, तो वहीं अमेरिका का जो एक आदमी है ना, USA का, वो जानते हैं क्या कर रहा है? वो सीधे सीधे 4 ग्राम CO2 कर इन्वायरमेंट में डाल रहा है। अब बताइए दोषी कौन है? दोषी तो अमेरिकन हैं, लेकिन वो आपको पाठ पढ़ाने आएंगे कि नहीं नहीं, इंडिया अपना क्या नाम है कि CO2 उत्सर्जन कम करें, क्योंकि वो पावरफुल कंट्रीज हो चुके हैं। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, अपने देश के बारे में ज्यादा जानिए, आपकी जो धरोहर है, संस्कृति है, उसके बारे में जानिए। उनको फॉलो मत करिए, उनको फॉलो ही मत करिए। उनकी लाइफ स्टाइल एकदम एकदम वाहियात है, जो कि नेचर से एकदम कोई सपोर्ट नहीं करती, नेचर को बर्बाद करने वाली लाइफ स्टाइल्स है, एकदम समझिए। और शुरू में तो अच्छा लगता है, जैसे आप बच्चे हैं अभी 11 12 में पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग 12 पास करके तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनको ये लग रहा होगा कि नहीं, अमेरिकन या जो विदेशी हैं उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी लग रही है, वो देखने में तो बहुत कूल लगती है। लेकिन पता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इंटरनली वहीं पे है। आप देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा डाइवोर्स है ना, कहाँ पे है? वहीं पे है। ठीक है, लोग अकेले वहीं पे रह रहे हैं, वो डिप्रेशन में रहते हैं। ठीक है, उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेडेक, ये सब चीजें बहुत हैं। हमारे यहाँ ये सब प्रॉब्लम्स ही नहीं थी, समझ रहे हो? क्योंकि हम उनको फॉलो करते करते कभी हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही है, हेडेक की प्रॉब्लम्स आ रही है, चिंता हो रही है। अब एड्स सोर्स को देख लीजिए, हमारे यहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम थी? चिकन पॉक्स, मंगी पॉक्स, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कोरोना के देख लीजिए, हमारे यहाँ कहाँ ये सब चीजें थी, लेकिन हुई ना आज। उनके लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है ये सब। सो आप अपनी चीजों पे विश्वास रखिए, अपने पे विश्वास रखिए कि हम आप सबसे अच्छे हैं, तो आप तभी कंपटीशन निकाल सकते हैं। तो चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। सो कुल मिला के यही है। तो अमेरिकन क्या कर रहे हैं? अमेरिकन तो भाई ज्यादा यूज कर रहे हैं, कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, इसी को कहते हैं ओवर कंजम्पशन, समझ लीजिए, और कुछ भी नहीं है ओवर कंजम्पशन का मतलब। ठीक, ओवर कंजम्पशन का मतलब और कुछ भी नहीं है, यही सिंपल एग्जांपल से आप समझिए। द सेकेंड मेजर कंसर्न इज पॉपुलेशन इज ओवर कंजम्पशन व्हेन द रिसोर्सेज यूज इन एक्सेस एंड द रेट इज द हाइगर देन द प्रोडक्शन रेट। सिंपल सी बात है कि आप कहीं पे भी अगर 10 किलो गेहूं ही पैदा होगा एक किसी साल में, और वहां पे पता चले 11 12 13 किलो गेहूं का यूज है, तो क्या हो गया? ओवर कंजम्पशन हो गया। हाँ, अब हम बर्बाद करेंगे तो और दिक्कत आएगी। तो ये हो गया कि जहां पे जो प्रोडक्शन का रेट है, गेहूं के प्रोडक्शन का रेट है, वो कंजम्पशन से कम है, कंजम्पशन 11 किलो का हो रहा है, और वहां पे रिसोर्सेज की जरूरत है कि 10 किलो में ही काम चल जाएगा, लेकिन वहां पे 11 या 12 किलो क्योंकि वहां पे वेस्टेज हो रही है। तो यही है ओवर कंजम्पशन, और कुछ भी नहीं है।
मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया। आप एक बार इस स्लाइड्स को मैं ग्रुप में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली क्या हो रही है, थ्रो अवे सोसाइटी हो गई कि यूज कर दे रही है, थ्रो कर दे रही है, फेंक दे रही है उसको। कोई अगर उसका दोबारा यूज हो सकता है, लेकिन लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे हैं, खरीद लेंगे दूसरा दूसरा सेम चीज यूज करने का सोचते भी नहीं है, और इसी के कारण और लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। और कुछ नहीं है कि स्पेशली ट्रू इन द वेल्दी कंट्रीज कौन है, अमेरिका है, यूरोप की कंट्रीज हैं, आपको पता ही है कि वेल्दी कंट्री कौन है। वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम उन्होंने ही क्रिएट की एक्चुअली में, वेयर इंडिविजुअल कंज्यूम मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज द एवरेज अमेरिकन। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया हुआ है कि एवरेज अमेरिकन सिटीजन यूज ओवर 10 टाइम्स मोर रिसोर्स देन एवरेज सिटीजन ऑफ जिम्बाब्वे या जैम्बिया। अब सोच लीजिए कि क्या हालत है वो, और वो जाके जिम्बाब्वे और जाम्बिया को पाठ पढ़ाएंगे कि ऐसा करिए वैसा करिए, कम यूज करिए, ठीक। अब आगे देखते हैं, व्हेन डिस्कशन कंजम्पशन नेचुरल रिसोर्सेज द टर्म इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज ऑफ्टन यूज। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। सो और जो मैंने कैरिंग कैपेसिटी पढ़ाया ना, कैरिंग कैपेसिटी की डिफिनीशन और ये सब चीजें अच्छा से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कैरिंग कैपेसिटी। और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि एस्टिमेट ऑफ एन अमाउंट ऑफ लैंड दैट इज नीडेड टू सप्लाई अ पर्सन विद रिसोर्सेज दे नीड टू सर्वाइव। सिंपल सी बात ये है कि अगर हमें उतनी जमीन की जरूरत है धरती की पे कि जितना हमारी नीड को, आवश्यकता को पूरा कर सकते, वही फुटप्रिंट है, वही इंसान का या धरती का फुटप्रिंट है कि वो 1000 किलो गेहूं या 1000 किलो चावल या फ्रूट पैदा कर सकती है, और उतना ही इंसान के लिए जरूरी है। लेकिन जब वो चीज बाईपास होने लगे, पता चले कि 1000 किलो पैदा हो रहा है लेकिन हमको तो चाहिए 1200 किलो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने अपने फुटप्रिंट को, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, हमें और ज्यादा चाहिए चाहिए। तो ये इन्वायरमेंट को, इक्विलिब्रियम को तोड़ देगा, तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी, ठीक। तो द रिसोर्सेज इंक्लूडेड इन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इंक्लूड ऑल मटेरियल सर्विसेज पर्सन नीड सच एज हाउस, फूड, एनर्जी, लैंड एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट। ये सब चीजें मिला के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बनाती हैं, जो कि एक इंसान को सरवाइव करने के लिए चाहिए। जो भी नीड है एक इंसान की सरवाइव करने के लिए, उससे ज्यादा अगर वो उसकी जरूरत होने लगी तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सो एक्चुअली में क्या है ना कि अब इतना ही तक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट तक है, ठीक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और ओवर कंजम्पशन इस लेक्चर सीरीज में। सो अगर आपको कोई भी कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो हमको एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको जरूर समझाएंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है एग्जाम से रिलेटेड, सो हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे आपकी, ठीक है। और मुझे पता है कि आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, पूरा जान लगा दीजिए, क्योंकि कोई नहीं आने वाला, ये समझ लीजिए आपके साथ। अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा ना तो लोग ही आपको कहेंगे कि क्या पढ़ाई किए, कुछ नहीं किए, क्या किया, यही क्या उखाड़ा आपने जीवन में। तो लग जाइए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, पढ़ाई करिए। और इससे ही यही इंपॉर्टेंट है, एक समझ लीजिए ना, ये बहुत टाइम ऐसा होता है भटकाव का होता है। आप अपने लक्ष्य पे लगेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, और आप जब कॉलेज में जाएंगे ना, आप बहुत वहां पे हर चीज एंजॉय करेंगे, आपको एक से एक दोस्त मिलेंगे, एक से एक चीजें सीखने को मिलेंगी, आप लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन आप अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंचेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपको डायरेक्शन थोड़ी सी आपको कम हो जाएगी। आपकी जो डायरेक्शन है ना, आपको आपकी जो एबिलिटी है, आपको जो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए जिससे कि आप एक क्या एक अच्छा कैरियर कैरियर अपने लिए बना सकते थे, हो सकता है कि आपका जो ड्रीम है उसको अचीव नहीं कर पाए। कॉलेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें, आपकी ड्रीम को पूरा करने में, क्योंकि वहां पे ना हर चीज की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से अवेलेबल होती है, इंफॉर्मेशन का कोई अभाव नहीं होता है, लोग वहां पे आपको अच्छे गाइडेंस देने के लिए होते हैं, ठीक है। तो
इसीलिए आप अपना पूरा जी जान लगा के पढ़िए। और हमारी वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का। तब तक के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। और मैं आपको एक बार फिर से सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाहर हूँ, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही हैं, मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम जल्दी ही ख़त्म होगी। सो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।